Hello and welcome everyone to chemistry classes. So in this video I am going to start with a new topic which is NMR spectroscopy. NMR क्या है? NMR is nuclear magnetic resonance. ठीक है, तो अभी तक आपने बेसिकली एनएमआर के बारे में जरूर सुना होगा। जब भी हमें अपने मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर की जानकारी चाहिए होती है तो एनएमआर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक्स व्हिच इज यूज्ड नाउ वर्ल्ड वाइड। इट इज अ रूटीन लेबोरेटरी टेक्निक and it is a very powerful tool for organic chemists or inorganic chemists to know about the molecule that they have synthesized in laboratory। ठीक है, तो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी जो टेक्निक है वो बेसिकली लेट 1940s में डेवलप होना शुरू हुई थी। इट वाज डेवलप्ड बाय फिजिकल केमिस्ट्स इन लेट 1940s एंड दे वर ट्राइंग टू स्टडी अबाउट एटॉमिक न्यूक्लियाई। एटॉमिक न्यूक्लियाई की स्टडी के दौरान ये टेक्निक डेवलप हुई और 1951 में फाइनली ये रियलाइज किया गया कि दैट दिस टेक्निक कैन आल्सो बी यूज्ड टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। मतलब जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके स्ट्रक्चर की जानकारी के लिए आप इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं। सबसे पहली बार जब ये टेक्निक यूज हुई थी तो उस समय जो न्यूक्लियाई स्टडी किया गया था दैट वाज हाइड्रोजन न्यूक्लियाई। हाइड्रोजन को हम कई बार प्रोटॉन भी बोलते हैं बिकॉज इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, H+ बन जाता है, तो उस समय इसको प्रोटॉन बोलते हैं क्योंकि अभी इसके अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन है। तो इसीलिए कई बार इस टेक्निक को 1H NMR या फिर प्रोटॉन NMR के नाम से भी बोला जाता है बिकॉज प्रोटॉन और हाइड्रोजन न्यूक्लियाई वाज द फर्स्ट न्यूक्लियाई व्हिच वाज स्टडीड यूजिंग दिस टेक्निक। और जनरली जब ये टेक्निक शुरू में डेवलप हुई है तो उस समय जो सबसे ज्यादा वाइडली इसको यूज किया गया है वो बेसिकली कार्बन हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स हैं उनके लिए इसको ज्यादातर यूज किया गया है। तो अभी भी हम देखते हैं कि जब हम NMR पढ़ना शुरू करते हैं तो शुरू में हमारा फोकस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पे रहता है, बट अभी ये इतनी ज्यादा डेवलप हो चुकी है कि बहुत सारे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, सभी तरीके के कंपाउंड्स, सभी तरीके के न्यूक्लियाइज को हम NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से पढ़ सकते हैं। मतलब इट इज नॉट लिमिटेड टू ओनली हाइड्रोजन और कार्बन न्यूक्लियाई, और भी न्यूक्लियाई ऐसे हैं जो हम NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से पढ़ सकते हैं। वो अभी हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं कि क्या हमारी रिक्वायरमेंट है इस टेक्निक की, किस प्रिंसिपल पर ये टेक्निक काम करती है, तो उसी अकॉर्डिंग क्या न्यूक्लियाई की रिक्वायरमेंट है। तो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी ये तो हमने देख लिया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आप ये देखिए जैसे ये जो केमिस्ट्स नेचुरल प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं ना, नेचुरल प्रोडक्ट्स का सिंथेसाइज करते हैं। जो हमारे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं वो कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो बेसिकली नेचुरली अकर करते हैं, फिर हम उनको लैब में आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करते हैं। कुछ हमारे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, तो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से हम उन नेचुरल प्रोडक्ट्स का पहले स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते हैं और जब हमें उनका स्ट्रक्चर पता चल जाएगा तो फिर हम उसी हिसाब से प्लानिंग करके उनको लैब में सिंथेसाइज कर सकते हैं। और कई बार हम उन स्ट्रक्चर्स को मॉडिफाई करके और बेटर प्रॉपर्टीज के लिए भी चेंज कर सकते हैं। तो उन सब चीजों के लिए हमें NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी काफी मदद करती है बिकॉज जब तक हमें स्ट्रक्चर नहीं पता होगा कि हमने क्या सिंथेसाइज किया है या फिर क्या हमको सिंथेसाइज करना है, तब तक हमारी आंखों पर पट्टी बंधी है। तो बेसिकली NMR बहुत ही अच्छा कैमरा है जो हमको मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में भी बताता है। मतलब ये हमको देखिए क्या क्या जानकारी देता है। ये हमको एटॉमिक न्यूक्लियाई के बारे में बताता है कि उस स्ट्रक्चर में एटॉमिक न्यूक्लियाई क्या है। फिर एटॉमिक न्यूक्लियाई के साथ साथ ये हमको एनवायरनमेंट भी बताता है कि मतलब जो वो पर्टिकुलर न्यूक्लियाई है उस न्यूक्लियाई के आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है।
विद इन द मॉलिक्यूल, आउटसाइड द मॉलिक्यूल नहीं, मतलब उसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में जो हमारा न्यूक्लियाई है, कंसर्न न्यूक्लियाई, उसके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है। और कुछ केसेस तो हमारे पास ऐसे भी हैं कि जिसमें सिर्फ एनएमआर डेटा की मदद से, सिर्फ एनएमआर डेटा की मदद से हम कंप्लीट मॉलिक्यूल, मतलब पूरे मॉलिक्यूल का हम स्ट्रक्चर बता सकते हैं। एनएमआर हमको ये भी बताता है कि सपोज कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है तो उस कार्बन पे फंक्शनैलिटी क्या है, जैसे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी हमको बताता है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी से कि क्या फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ऐसे ही एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी हमें कार्बन की फंक्शनैलिटी के बारे में बताता है, बट साथ में ही हमको ये भी बताता है कि उसके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है। तो कुछ केसेस में ये कंप्लीट मॉलिक्यूल की जानकारी भी हमको दे सकता है। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल विच इज यूज्ड नाउअडेज। ठीक है, तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली हम अभी जो मेन फोकस रखेंगे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में वो हमारा रहेगा इंटरप्रिटेटिव, मतलब इंटरप्रिटेटिव एनएमआर हम पढ़ेंगे। इंटरप्रिटेटिव मतलब कि जैसे हमारे पास स्पेक्ट्रल डेटा है और उस स्पेक्ट्रल डेटा से हम कैसे एनालाइज करें कि हमारा मॉलिक्यूल कैसा है, तो ये हमारा मेन फोकस रहेगा। बट उससे पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या प्रिंसिपल पर ये काम करता है। ठीक है, तो हम सारी बात न्यूक्लियाई से कर रहे हैं कि न्यूक्लियाई का ही सारा रोल है। तो होता क्या है एक्चुअली में, जो हमारा एटम है उसके अंदर न्यूक्लियस है, दैट न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है इट कैन स्पिन ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, अब आप देखिए जितने भी हमारे पास न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं, चाहे वो कोई भी न्यूक्लियस हो, चार्ज तो सभी न्यूक्लियस के पास है, पॉजिटिवली चार्ज तो हर कोई न्यूक्लियस है ही, बट देयर आर सम न्यूक्लियाई, मतलब उन सारों में से कुछ न्यूक्लियाई ऐसे हैं जो स्पिन करते हैं अपनी एक्सिस पर, और इस स्पिनिंग की वजह से, मतलब आप देखिए कोई चार्ज है और वो चार्ज अगर अपनी एक्सिस पर स्पिन कर रहा है तो इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। ये काम सब न्यूक्लियाई नहीं कर पाते, देयर आर सम न्यूक्लियाइज व्हिच प्रोड्यूस दिस मैग्नेटिक फील्ड, व्हाई? बिकॉज द चार्ज इज स्पिनिंग ऑन इट्स एक्सिस। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है इसका जो एंगुलर मोमेंटम है, दैट एंगुलर मोमेंटम इज डिस्क्राइब्ड एज, उस एंगुलर मोमेंटम को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं? न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर से। ठीक है, तो हमारे पास इस स्पिनिंग चार्ज की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। उस मैग्नेटिक फील्ड का जो एंगुलर मोमेंटम है, दैट एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड बाय न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर। इस न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर को बेसिकली हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और यही आई हमारी मदद करता है, मतलब यही आई हमको बताता है कि कैसे हमारा न्यूक्लियाई अभी आगे एनएमआर में बिहेव करेगा। ठीक है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम हो गया न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर। अब इस एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, तो जो इस स्पिन की डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ दैट स्पिन, ये किससे डिस्क्राइब होती है? ये होती है मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर से। ठीक है, तो हमारे पास एक है न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर आई, और एक है हमारे पास मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर विच इज डिफाइंड बाय दिस mi। ठीक है, mi से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर एंड इट टेल्स अस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ दैट स्पिन। और जो ये mi है, इसकी जो वैल्यू है वो वेरी करती है i से लेके माइनस i तक, मतलब i से आप चालू कीजिए, फिर उसमें से एक घटाइए, और जब तक आप माइनस i तक नहीं पहुंच जाते तब तक
mi की जो वैल्यूज हैं वो वेरी करती हैं, ठीक है। तो अभी हमने ये तो देखा कि हमारे पास न्यूक्लियस था, चार्ज स्पीशीज थी, वो स्पिन करी, उस स्पिनिंग की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, फिर उस मैग्नेटिक फील्ड का जो एंगुलर मोमेंटम है उसे हम न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर की मदद से पढ़ते हैं एंड दिस इज क्वांटाइज्ड। मतलब अगर आप देखें तो क्लासिकली अगर हमें उस स्पिनिंग को समझना है, मतलब जो वो चार्ज स्पिन कर रहा है, क्लासिकली तो हम बोल सकते हैं कि चार्ज इज स्पिनिंग ऑन इट्स एक्सिस, बट उसका जो क्वांटम इफेक्ट है वही हमारा स्पिन है, ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिकली हम उसको न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर से डिस्क्राइब करते हैं। और एक इसमें जो खास बात है वो है कि इट इज क्वांटाइज्ड, मतलब वो कोई भी रैंडम वैल्यू प्रोसेस नहीं करता है, जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है उसकी एक डायरेक्शन है, वो क्वांटाइज्ड भी है। तो जो हमारा न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर है I, उसकी जो वैल्यूज हैं वो है 0 भी होती है, 1/2, 1, 3/2, 2, ऐसे इसकी वैल्यूज होती हैं जो न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर है। अब बात यह है कि हमको पता कैसे चलेगी कि किसकी वैल्यू क्या है। तो वैसे तो इसके लिए भी कैलकुलेशंस हैं पता लगाने के लिए कि किस न्यूक्लियाई की वैल्यू क्या होगी, बट यहाँ पे हमारा मेन कंसर्न वो नहीं है, हम एक जनरल तरीके से देखेंगे। वो जनरल तरीका मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली जो इस I की वैल्यू है वो हम थोड़ी बहुत जज कर सकते हैं मास नंबर और एटॉमिक नंबर से। मतलब आप देखिए आपके पास बहुत सारे न्यूक्लियाइड हैं, ठीक है, जैसे कि 1H1 है, 1H2 है, 1H3 है, 6C12 है, 6C13 है, 8O16 है, 7N14 है, 9F19 है। मतलब ये बहुत सारे न्यूक्लियाइड हैं। अब हमने क्या बोला था कि सबके पास न्यूक्लियस है, सबका न्यूक्लियस चार्ज्ड है, बट कुछ ही न्यूक्लियाई ऐसे हैं जो स्पिन वाली क्वालिटी प्रोसेस करते हैं, उन्हीं को हम बेसिकली NMR एक्टिव न्यूक्लियाई बोलते हैं। मतलब जितने भी मैंने आपके सामने यहाँ पे न्यूक्लियाई लिखे हैं ये सब के सब NMR एक्टिव नहीं है। NMR एक्टिव कौन से होते हैं? जिनकी I की वैल्यू नॉन जीरो है। इन न्यूक्लियाइज में से जिन न्यूक्लियाइज की वैल्यू नॉन जीरो है वो आपके NMR एक्टिव न्यूक्लियाई हैं, और जिनकी वैल्यू जीरो है I की, दे आर NMR इनएक्टिव न्यूक्लियाई। उन न्यूक्लियाइज का हम NMR नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो अब हम पता कैसे लगेगा कि कौन एक्टिव है कौन इनएक्टिव है? तो उसके लिए हमारे पास क्या है, अब आप देखिए मास नंबर A, एटॉमिक नंबर Z और ये I। अब आप देखिए जिन न्यूक्लियाई का मास नंबर ओड है और एटॉमिक नंबर भी ओड है, तो उनकी जो I वैल्यू होती है दैट इज हाफ इंटीजर। हाफ इंटीजर आपको समझ आया होगा, जैसे 1/2, 3/2। तो जिनका दोनों का मास नंबर और एटॉमिक नंबर ओड है उनकी I की वैल्यू है हाफ इंटीजर। जिनका मास नंबर इवन है और एटॉमिक नंबर ओड है, ठीक है, मास नंबर इवन है, एटॉमिक नंबर ओड है, जैसे कि 7N14, जैसे कि 1H2, उनका क्या होता है, उनका आपका I की वैल्यू इंटीजर होती है। मतलब कैसे होगी, 1 होगी, 2 होगी। जैसे अगर आप देख सकते हैं जो 1H2 है उसकी जो I की वैल्यू है वो 1 है, 7N14 है उसकी जो I की वैल्यू है वो 1 है, ठीक है। तो इसमें हाफ इंटीजर नहीं होगी, फुल इंटीजर होगी। जिसमें मास नंबर आपका ओड है और एटॉमिक नंबर आपका इवन है, ये कौन से केस हुए, जैसे कि मास नंबर ओड ये 6C13,
इसका मास नंबर ओड है और एटॉमिक नंबर इवन है। इनकी भी जो आई की वैल्यू होती है वो होती है हाफ इंटीजर, ठीक है। और आपका जो लास्ट केस बचा वो बचा इवन इवन, जिसमें आपका मास नंबर भी इवन है और एटॉमिक नंबर भी इवन है। उनकी जो आई की वैल्यू होती है वो होती है 0। जैसे कि आपका हो गया 8O16 और आपका हो गया 6C12। तो जो आपका 6C12 और 8O16 है वो इस वाली कैटेगरी में लाई करते हैं। इनका जो न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर है दैट इज 0 एंड दे आर NMR इनएक्टिव न्यूक्लियाई। इनका NMR नहीं आता है। तो ये एक शॉर्टकट मेथड आप बोल सकते हैं, शॉर्टकट तो नहीं बट ये एक मेथड है जिससे आप देख सकते हैं कि कौन सा आपका न्यूक्लियाई एक्टिव होगा, कौन सा इनएक्टिव होगा, और उसमें भी जो न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू है वो आपकी क्या होगी, इंटीजर होगी, हाफ इंटीजर होगी या फिर 0 होगी, ठीक है। तो अभी हमने देखा न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर आई की वैल्यू। अब हमको समझना क्या है, अब NMR में एक्चुअली हो क्या रहा है। NMR के अंदर क्या हो रहा है, जो आपके ये न्यूक्लियाइज थे जिनको अभी हमने एक्टिव बोला, ये सब न्यूक्लियाइज दे वर स्पिनिंग एंड दे वर प्रोड्यूसिंग अ मैग्नेटिक फील्ड। अब आप देखिए जब भी कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है तो दैट मैग्नेटिक फील्ड कैन बी मैनिपुलेटेड बोल सकते हैं आप, या फिर कैन बी कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर आप लेके आए, जिसको हम बेसिकली यहाँ पे बी नॉट से डिफाइन कर रहे हैं, तो अगर आप कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लेके आए तो आप जो न्यूक्लियाई ने एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया है, मतलब जो आपके प्रोटॉन्स हैं, what they are behaving like, they are behaving like little magnets. So these little magnets can be controlled by some external magnetic field. अब आप देखिए जो ये आपके little magnets हैं, जो आपके एक्टिव न्यूक्लियाइज हैं, अगर कोई भी फील्ड नहीं है, in absence of any magnetic field, जो भी आपकी उसकी स्पिन्स हैं वो ऐसे रैंडमली ओरिएंटेड हैं, मतलब उनकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। जो भी आपके न्यूक्लियाइज हैं दे आर रैंडमली ओरिएंटेड इन एनी डायरेक्शन, उनकी कोई डायरेक्शन नहीं है, मतलब दिस इज नो फील्ड, ठीक है। और इस वक्त दे हैव नो एनर्जी डिफरेंस, मतलब जब कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड नहीं है तो दे आर नॉट हैविंग एनी एनर्जी डिफरेंस, सबका एनर्जी सेम है। बट जैसे ही आप एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं बी नोट, तो क्या हो जाता है, उस बी नोट के अप्लाई करने के बाद कुछ न्यूक्लियाई का स्पिन तो आपके मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन करता है, मतलब जो आपने ये बी नोट अप्लाई किया था, इस मैग्नेटिक फील्ड की एक डायरेक्शन थी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी एक डायरेक्शन प्रोसेस करता है। तो जो आपके रैंडमली ओरिएंटेड न्यूक्लियाइज थे और उनकी वजह से जो उनका जो स्पिन था, तो जैसे ही आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो कुछ न्यूक्लियाइज तो उसी डायरेक्शन में ओरिएंट हो गए जो आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन था। ये आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और ऐसे ही आपकी एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है। ये तो है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और ये है डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, ठीक है। तो जिन न्यूक्लियाइज ने वही डायरेक्शन में अलाइनमेंट किया जिसमें हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड था, दे वर लो इन एनर्जी, ठीक है। तो ये आपके न्यूक्लियाइज थे, कुछ ने अलाइन किया अपना आपको इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड और कुछ ने अलाइन किया अपना आपको अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो जो हमारे aligned in the direction of magnetic field थे, they are known as alpha spin state. This is low energy state and more stable,
ठीक है। अब बात ये है कि लो एनर्जी क्यों है, बिकॉज इसने मैग्नेटिक फील्ड के साथ कंपटीशन नहीं किया। मैग्नेटिक फील्ड जिस स्टेट में था, उस जिस डायरेक्शन में था, उसी में ही अलाइन हो गए। बट कुछ न्यूक्लियाई ऐसे थे जिन्होंने कौन सी डायरेक्शन अपनाई, जो अपोजिट थी मैग्नेटिक फील्ड के। तो अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट काम करना है तो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, जिसकी वजह से दे पॉसेस हाई एनर्जी। तो दे पॉसेस हाई एनर्जी, दिस इज लो स्टेबिलिटी स्पिन स्टेट एंड दिस इज नोन एज बीटा स्पिन स्टेट। ठीक है। तो जो न्यूक्लियाइज मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हुए थे, दे आर मोर स्टेबल एंड दे आर नोन एज अल्फा स्पिन स्टेट, और जो अपोजिट डायरेक्शन में हुए थे, दे आर नोन एज बीटा स्पिन स्टेट। तो ये, और आप ये भी देखेंगे कि ये जो स्प्लिटिंग हुई है, ये जो दो स्पिन स्टेट्स में स्प्लिटिंग हुई है, वो अभी यहाँ पे दो में क्यों हुई है, बिकॉज अभी हमने क्या बोला था, आई है, आई की वैल्यू 0, 1/2, 1, 3/2 ऐसे वेरी करती है। ठीक है। तो ये जो स्प्लिटिंग होती है, दैट इज बेसिकली व्हाट, दैट इज बेसिकली डिफाइंड बाय मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर। और ये जो स्टेट्स हैं, जो नंबर ऑफ स्टेट्स जिनमें ये स्प्लिटिंग हुई है, दैट इज नथिंग बट 2i+1। तो अभी यहाँ पे मैंने दो स्टेट्स क्यों बनाई है, बिकॉज वही मैंने आपको बोला कि ये डेवलप ही हाइड्रोजन न्यूक्लियाई से हुई है, 1h1 से। तो जो 1h1 हमारा न्यूक्लियाई है, उसकी जो i की वैल्यू है वो है 1/2। तो अगर आप नंबर ऑफ स्टेट्स 2i+1 है और इसमें i की वैल्यू 1/2 रखेंगे, तो इट विल कम आउट टू बी 2। तो इसीलिए जो यहाँ पे मैंने अभी स्प्लिटिंग दिखाई है, वो दो स्टेट्स में दिखाई है। जैसे ही आपका न्यूक्लियाई चेंज होगा और उस न्यूक्लियाई की i की वैल्यू चेंज होगी, तो ये नंबर ऑफ स्टेट्स भी उसी के हिसाब से चेंज हो जाएंगे। और आप देख सकते हैं, अगर आपकी i की वैल्यू 0 है, तो i की वैल्यू 0 के वक्त नंबर ऑफ स्टेट्स क्या आएगी, 1 ही आ जाएगी। 0 + 1 1, तो वहां पे स्प्लिटिंग हुई नहीं। तो अगर स्प्लिटिंग नहीं हुई तो NMR कैसे आएगा, बिकॉज अभी हम देखने वाले हैं कि ये स्प्लिटिंग होना ही अलाउ करता है NMR टेक्निक के डेवलपमेंट को। तो I की वैल्यू हाफ के अकॉर्डिंग दो स्टेट्स आएंगी। ये दो स्टेट्स यहाँ पे आई है, एक लो एनर्जी है, एक हाई एनर्जी है। तो जो ये लो एनर्जी स्टेट है, इसका जो मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर है Mi, दैट इज +12। हमने क्या बोला था कि जो मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर है, उसकी जो वैल्यू होती है वो -i से +i तक वेरी करती है। तो i की वैल्यू हाफ है, तो पहली वैल्यू इसकी i हो गई हाफ। फिर हाफ में आप -1 करेंगे तो क्या आएगा, -12। तो -12 तो -i हो गया, मतलब आपने 1/2 से चालू किया, फिर 1/2 -1 किया, तो 1/2 -1 क्या है, -1/2। तो -1/2 क्या है, -i। तो i से लेके -i तक जाना था, एक एक घटाते हुए। तो यहाँ पे दो स्टेट्स हैं। तो ये वाली स्टेट है हमारी Mi = +12, और ये वाली स्टेट है हमारी Mi = -12। तो वही ये हाई एनर्जी स्टेट है और ये आपकी लो एनर्जी स्टेट है। अब ये जो आपकी स्प्लिटिंग हुई है, दिस स्प्लिटिंग डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जो आपने ये B0 अप्लाई किया है, इसकी जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, उसी बेसिस पर आपकी ये स्प्लिटिंग होगी। अगर मतलब इसलिए ऐसे बनाया है हमने V शेप में, जैसे जैसे आप B की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे ये स्प्लिटिंग की जो एनर्जी डिफरेंस है, मतलब ये जो एनर्जी डिफरेंस है ΔE, ये जो लो एनर्जी और हाई एनर्जी में लो एनर्जी स्पिन स्टेट और हाई एनर्जी स्पिन स्टेट में एनर्जी डिफरेंस है, ये आपका इंक्रीज होता जाएगा विद द वैल्यू ऑफ द अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ओके। अब आप देखिए, जो ये आपका ΔE है, ये आपका इस चीज पे तो डिपेंड कर ही रहा है कि आपकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है। साथ ही में ये एक फैक्टर पे और डिपेंड करता है। वो फैक्टर क्या है, जो आपका ये ΔE है, दिस डेल्टा इज hν, और आप देखेंगे कि इट इज डिफाइंड एज h/2π गामा B0। ठीक है।
तो ये तो कांस्टेंट ही है, 2 पाई कांस्टेंट है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है। ठीक है, ये जो बी नॉट है दिस इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। आप देख सकते हैं कि जो एनर्जी डिफरेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जैसे जैसे आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये एनर्जी डिफरेंस भी बड़ा होता जाएगा। इट इज रिटन इन यूनिट्स ऑफ टेस्ला। और ये जो आपका गामा है दिस इज गायरोमैग्नेटिक रेशियो। गायरोमैग्नेटिक रेशियो, इसको मैग्नेटोगायरिक रेशियो भी बोलते हैं। दो नाम है इसके, गायरोमैग्नेटिक रेशियो या फिर मैग्नेटोगायरिक रेशियो। और इसकी क्या यूनिट होती है? टेस्ला इनवर्स सेकंड इनवर्स। और ये बेसिकली डिपेंड किस पे करती है? ये डिपेंड करती है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपके न्यूक्लियाई है जब आप उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद जो स्पिन स्टेट्स आपके स्प्लिट होंगी वो डिपेंड करेंगी, एक तो आप उसका जो एनर्जी डिफरेंस है वो डिपेंड करेगा, एक तो आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपने कितना अप्लाई किया और दूसरा वो आपके न्यूक्लियाई की क्वालिटी पे भी डिपेंड करेगा। मतलब आपके न्यूक्लियाई का मैग्नेटिक मोमेंट क्या है उस पे भी डिपेंड करेगा। मतलब अगर आपने 1h1 लिया है तो उसकी गायरोमैग्नेटिक रेशियो अलग है। अगर आपने 6c12 लिया है, 6c12 नहीं 6c13 लिया है तो उसकी गायरोमैग्नेटिक रेशियो अलग है। तो बेसिकली देयर आर टू फैक्टर्स जिसके ऊपर आपका ये एनर्जी डिफरेंस डिपेंड करेगा। अब यहीं से सारी कहानी की शुरुआत होती है। आपका एनर्जी डिफरेंस जनरेट हो गया, आपकी स्टेट्स बन गई। अब देखिए यही फायदा है क्वांटाइज्ड होने का। अगर क्वांटाइजेशन ना होता तो पता नहीं है कितनी स्टेट्स होती, अनगिनत होती, बट क्वांटाइज्ड है तो यहाँ पे हमारी स्टेट्स लिमिटेड है। i=½ के लिए 2 स्टेट्स हैं, तो 2 स्टेट्स में एक ही ट्रांजिशन पॉसिबल है, यहाँ से यहाँ या फिर जब नीचे आएगा रिलैक्स करेगा तो वो। तो ये जो एनर्जी डिफरेंस है, अब हमको ये पता होना चाहिए कि एनर्जी डिफरेंस किस जगह लाई करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब है कि हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का यूज करना है, उसके किसी पार्ट का यूज करना है। तो हमने ये पाया कि ये जो हमारा डेल्टा ई है दिस डेल्टा इज वेरी वेरी लो। मतलब इस एनर्जी डिफरेंस की वैल्यू काफी ज्यादा कम है। और ये किस रेंज में लाई करती है? इट लाइज इन द एनर्जी रेंज ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अभी बेसिकली ये टर्म मैं कॉइन कर रहा हूं, आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी हमें क्या समझना है कि ये 2 स्पिन स्टेट्स हमारी बनी। अब ये जो एनर्जी डिफरेंस है ये हमारा रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज में लाई करता है। अब आप देखिए ये एनर्जी डिफरेंस इतना कम है, ये हम पहले वाले स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स के वक्त भी देख चुके हैं कि जितना कम ये एनर्जी डिफरेंस होता है उतना ज्यादा पॉपुलेशन आपका हायर लेवल में आपको मिलता है। जैसे रोटेशन में देखा था कि एनर्जी डिफरेंस कम था तो इसलिए हायर लेवल्स वर मोर पॉपुलेटेड, वाइब्रेशन में वो गैप ज्यादा हुआ तो इसीलिए हायर लेवल्स वर लेस पॉपुलेटेड। बट यहाँ पे तो ये एनर्जी डिफरेंस और भी कम हो गया, मतलब ये रोटेशन में जितना एनर्जी गैप था उससे भी कहीं ज्यादा गुना कम है। तो इसीलिए यहाँ पे जो पॉपुलेशन गैप है वो पता है कितना होता है? दैट इज अप्रोक्सीमेटली 20 इन अ मिलियन। मतलब अगर आपके 10 लाख न्यूक्लियाई है ना तो जो पॉपुलेशन का डिफरेंस है वो आपको सिर्फ लगभग 20 का मिलेगा। मतलब अगर यहाँ पे 10 लाख 20 हैं तो ऊपर आप मान लीजिए 10 लाख हैं, तो मतलब नीचे के लो वाले में सिर्फ 20 ही एक्स्ट्रा हैं। तो आप समझ रहे हैं कि आपको उन 20 को ही बेसिकली ऊपर भेजना है। तो उन 20 को ऊपर भेजने के लिए आपको इस पर्टिकुलर एनर्जी डिफरेंस की एक पल्स देनी पड़ेगी। पल्स मतलब वही एक रेडियो फ्रीक्वेंसी की पल्स आपको देनी पड़ेगी। रेडियो फ्रीक्वेंसी आपको इस पे इरेडिएट करनी पड़ेगी। तो जैसे ही आप इस पे रेडियो फ्रीक्वेंसी इरेडिएट करेंगे तो ये जो थोड़ी सी एक्स्ट्रा पॉपुलेशन है नीचे वाले स्टेट में ये आपकी ऊपर चली जाएगी। इसी चीज को क्या बोलते हैं? इसी चीज को बोलते हैं मतलब ये जो आपकी अल्फा स्पिन स्टेट थी ये ऊपर चली जाएगी, बीटा बन जाएगी। इसी चीज को बोलते हैं फ्लिपिंग ऑफ स्पिन।
जैसे ही आपने इस पे रेडियो फ्रीक्वेंसी RF डाला, वैसे ही आपका कुछ अल्फा स्पिन्स बीटा स्पिन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, अल्फा से बीटा चला जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए ये एनर्जी डिफरेंस इतना कम है कि एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद ऊपर से नीचे आने में भी एक सिग्निफिकेंट टाइम लगाता है। मतलब यहाँ पे जो रिलैक्सेशन टाइम है दैट इज अबाउट इन मिली सेकेंड्स, और बल्कि ये मिली सेकेंड से आवर्स तक चला जाता है। मतलब इतना कम एनर्जी डिफरेंस है कि एक्साइटेशन होने के बाद वो नीचे वाले स्टेट में आना भी नहीं चाह रहा। क्यों नहीं आना चाह रहा? बिकॉज एनर्जी डिफरेंस कम है। अगर ये एनर्जी मतलब यहाँ का सपोज 1 किलो जूल में है, ऊपर 50 किलो जूल में बैठा है, तो 50 किलो जूल में नहीं रहना चाहेगा, जल्दी जल्दी नीचे आएगा, बहुत ही फास्ट रिलैक्स करेगा, जैसा कि हमको यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखने मिलता है। बट यहाँ पे ऊपर जाने के बाद भी वो आराम से बीटा स्पिन में है, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं है। आएगा जरूर वापस, पर फिकर कम है, तो इसीलिए टाइम ज्यादा लेगा। तो इसीलिए एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो रिलैक्सेशन टाइम होता है वो ज्यादा होता है, मिली सेकेंड्स टू आवर्स तक चला जाता है। और दूसरी बात क्या है कि आपका पॉपुलेशन का डिफरेंस भी बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, तो इसीलिए एनएमआर लेस सेंसिटिव टेक्निक है। मतलब अगर आप कंपैरिजन करें बाकी टेक्निक से, जैसे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गई, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी जो हो गई, तो उसके कंपैरिजन में एनएमआर इज अ वेरी लेस सेंसिटिव टेक्निक, और इसमें रिलैक्सेशन टाइम भी आपका ज्यादा है। अब आप देखिए लेस सेंसिटिव टेक्निक समझ में आया होगा आपको, क्यों है? बिकॉज पॉपुलेशन डिफरेंस बहुत ज्यादा कम है, ऊपर जाएगा ऊपर ही बैठा रहेगा, देर में नीचे आएगा। तो इसका मतलब आपको ज्यादा टाइम तक एनएमआर स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करना पड़ता है, या फिर आपको अपना जो सैंपल है उसकी कंसंट्रेशन हाई लेनी पड़ती है। मतलब अगर आप डाइल्यूट सैंपल लेंगे, मतलब आपने जो सैंपल लिया उसके अंदर जो आपका कंपाउंड है वो काफी कम कंसंट्रेशन में है, तो कम कंसंट्रेशन में होने की वजह से ट्रांजिशंस कम होंगी, तो आपको जो स्पेक्ट्रा मिलेगा वो वीक इंटेंसिटी का होगा। तो इसीलिए एनएमआर रिकॉर्ड करते वक्त आप जनरली देखेंगे कि आप जो सैंपल लेते हैं उसकी आपको हाई कंसंट्रेशन लेनी पड़ती है, क्योंकि लेस सेंसिटिव टेक्निक है, तो इसलिए आप हाई कंसंट्रेशन लेते हैं। ज्यादा टाइम तक स्पेक्ट्रा, बेसिकली ज्यादा टाइम तक रिकॉर्ड करने का मतलब है कि मल्टीपल टाइम्स स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड किया जाता है, और फिर उसके बाद सारे स्पेक्ट्रस को कंबाइन करके देखा जाता है। ये वैसे मैं बिल्कुल जब डेवलप हो रही थी टेक्निक उस समय की आपको डिफिकल्टीज बता रहा हूँ। अभी तो हमने फिर भी काफी ज्यादा एडवांसमेंट कर लिया है और हम लेस टाइम में रिकॉर्ड कर पाते हैं, बट अगर हम थ्योरेटिकली देखें तो उस हिसाब से ये एक लेस सेंसिटिव टेक्निक है। तो अभी हमने एक सिनेरियो डेवलप कर लिया है कि हमको एनएमआर स्पेक्ट्रा मिलता कैसा है। मतलब हमारा एक्टिव न्यूक्लियाई था, स्पिन कर रहा था, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, हमने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रखा, उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में स्पिन स्टेट्स स्प्लिट हो गई, उसमें एक लो एनर्जी की थी, एक हाई एनर्जी की थी, इसी वजह से यहाँ पे ट्रांजिशन पॉसिबल हो पाई। तो उस पर्टिकुलर एनर्जी डिफरेंस के करेस्पॉन्डिंग हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देंगे जो हमारी रेडियो फ्रीक्वेंसी की रेंज में लाई करती है, उसकी वजह से एक ट्रांजिशन होगी, वो ऊपर जाएगा एब्जॉर्ब होके, तो वो एक हमको लाइन मिलेगी एब्जॉर्प्शन लाइन, और जब ये रिलैक्स होने के बाद नीचे आएगा तो एक हमें इमिशन की लाइन मिलेगी। तो हम कुछ भी स्टडी कर सकते हैं एब्जॉर्प्शन और इमिशन वर्सेस फ्रीक्वेंसी मतलब जो रेडियो फ्रीक्वेंसी हमारे उस पर्टिकुलर न्यूक्लियाई या मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्ब की है। तो ये हमारा मेन प्रिंसिपल है जिसके ऊपर एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी बेस्ड है, और ये अल्फा से बीटा जाने को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, फ्लिपिंग ऑफ स्पिन। ठीक है, तो एक लास्ट चीज के साथ मैं वीडियो ये खत्म करना चाहूंगा एनएमआर के नाम के साथ। ठीक है, तो आप देखेंगे एनएमआर का नाम क्या है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। तो न्यूक्लियर आपको समझ आया होगा इसमें क्यों है, बिकॉज वी आर डीलिंग विद न्यूक्लियाइज। यहाँ पे जो मेन रोल है वो न्यूक्लियाइज का है, मतलब प्रोटॉन्स, न्यूक्लियाई का रोल है, तो इसलिए न्यूक्लियर आया। मैग्नेटिक क्यों आया, बिकॉज स्पिनिंग चार्ज ने एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया, प्रोटॉन बिहेव्ड लाइक लिटिल मैग्नेट्स, उस लिटिल मैग्नेट को हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से कंट्रोल किया, तो यहाँ पे आया है हमारा मैग्नेटिक। अब तीसरा टर्म जो यहाँ पे है वो है रेजोनेंस। अब रेजोनेंस क्यों है, आप देखेंगे केमिस्ट्री में हम रेजोनेंस एक चीज के वक्त और पढ़ते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन। जैसे बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होता है तो उस समय हम उसको क्या बोलते हैं, रेजोनेंस।
तो हमको समझना है कि यहाँ पे ये रेजोनेंस और वो वाला रेजोनेंस सेम नहीं है। यहाँ पे रेजोनेंस क्यों यूज हुआ है? क्योंकि ये जो न्यूक्लियाई थे जो लो स्पिन और हाई स्पिन स्टेट में स्प्लिट हुए थे, जैसे ही हम इसको रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स देते हैं तो ये अल्फा से बीटा और बीटा से अल्फा, मतलब द स्पिन इज चेंजिंग बैक एंड फोर्थ फ्रॉम अल्फा टू बीटा, फ्रॉम बीटा टू अल्फा। तो बेसिकली जो हमारा न्यूक्लियाई है दैट कम्स इन रेजोनेंस विद द रेडियो फ्रीक्वेंसी, तो इसीलिए यहाँ पे ये रेजोनेंस टर्म यूज होता है। इस रेजोनेंस का इलेक्ट्रॉन डिलोकेलाइजेशन वाले रेजोनेंस से कोई भी रिलेशन या कनेक्शन नहीं है। दिस रेजोनेंस इज बेसिकली कि न्यूक्लियाई इज इन रेजोनेंस विद द रेडियो फ्रीक्वेंसी। और एक चीज और इसके जो नाम से रिलेटेड है, मतलब एनएमआर टेक्निक हम मेडिकल फील्ड में भी यूज करते हैं। मेडिकल फील्ड में आपने इसको एमआरआई के नाम से सुना होगा। एमआरआई इज नथिंग बट एनएमआर ओनली, मतलब एनएमआर एक ऐसी टेक्निक है, इट कैन बी यूज्ड टू सी लाइव पिक्चर ऑफ लिविंग ह्यूमन ब्रेन। जो हमारा लिविंग बीइंग्स का ह्यूमन ब्रेन है उसकी हम इमेज कैप्चर कर सकते हैं यूजिंग एनएमआर। मतलब जो एनएमआर का हमारा प्रिंसिपल है वही सेम चीज से हम लिविंग ह्यूमन ब्रेन की इमेज कैप्चर कर सकते हैं, और उसी पर्टिकुलर टेक्निक को हम एमआरआई बोलते हैं, विच इज नथिंग बट मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एक बुक में मैंने पढ़ा था कि इसका नाम एमआरआई यहाँ पे इसलिए कर दिया गया है क्योंकि मेडिकल फील्ड में अगर न्यूक्लियर टर्म का यूज करेंगे तो डर बैठ जाएगा। न्यूक्लियर जैसे एक्सरे है ना, कि एक्सरे शरीर के लिए हार्मफुल है, करनी तो पड़ती है बिकॉज उसके बिना डायग्नोसिस मुश्किल हो जाएगा, बट यही एक बुक में मैंने देखा था कि न्यूक्लियर टर्म इसलिए यूज नहीं करते हैं ताकि लोगों के बीच में पैनिक ना फैल जाए कि ऐसा क्या न्यूक्लियर जैसा टर्म यूज हुआ है वो भी मेडिकल फील्ड में, तो इसलिए इसका नाम एमआरआई दिया गया है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। और अभी ये नाम बताते वक्त मुझे एक चीज और ध्यान आई है, वो भी मैं बता देता हूँ, फिर बाकी डिटेल डिस्कशन हम एनएमआर के बारे में अगली वीडियो में करेंगे। मतलब एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है जो अंडरस्टैंड करने में आपको मदद करेगा कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली कैसे काम कर रहा है, तो वो मैं बना देता हूँ, उससे आपको थोड़ा शायद बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। जैसे आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जैसे साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ठीक है। तो आपकी ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा था। ये जो आपका प्रोटॉन था, ये सपोज एक बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है। ये आपका इसका बी नॉट का डायरेक्शन है, और इसका जो अभी डायरेक्शन है वो सपोज अभी ऐसे है, ठीक है। ये मतलब अभी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन अवेल नहीं कर रहा है, पर जैसे ही आपने ये बी नॉट अप्लाई किया, जैसे ही आपने इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को ऑन किया, तो होगा क्या, ये ऐसे दो केसेस बनेंगे। एक क्या केस बनेगा, एक केस में जो आपकी लिटिल बार मैग्नेट है, दिस इज नथिंग बट न्यूक्लियाई की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है, ये बार मैग्नेट उसको करेस्पॉन्ड कर रही है, और ये जो मैंने यू शेप मैग्नेट बनाई है, दिस इज नथिंग बट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिसकी वैल्यू है बी नॉट, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन ये है। तो आप देखिए दो केसेस इससे हमारे जनरेट हुए हैं। वो दो केसेस क्या हैं, एक तो वही लो एनर्जी वाला मतलब अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें क्या होगा, ऐसे एक सिनेरियो बनेगा, ठीक है। और दूसरा केस आपका क्या है, दूसरा केस आपका ये होगा। इसमें आपका क्या हुआ है, आप देख सकते हैं कि दिस लिटिल बार मैग्नेट इज अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से दिस इज लो एनर्जी एंड दिस इज हाई एनर्जी। तो ये बेसिकली एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है जो मैंने एक बुक में देखा था। इसे
इसे एक्सप्लेन करने के लिए कि जो हमारा प्रोटॉन है जो लिटिल मैग्नेटिक की तरह बिहेव कर रहा है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, हम उसको कैसे समझ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में अब हम इसी टेक्निक के साथ आगे बढ़ेंगे और इसको और ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे डिफरेंट न्यूक्लियाइज पे हमको डिफरेंट स्पेक्ट्रा में लाइंस और क्या उनकी इंटेंसिटी और कैसे हमको ऑब्जर्व होता है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।